सचिन कुमार, सुनीता गुज्जर, उसके बाद में तारा, शिवांगी, दिव्या, खुशबू, मिश ऋषि सैनी, नीरज कुमार, रोशन कुमार, मनोज और चीकू, कपिल, समीर, आयुषी, अमित, मान सिंह जी, उसके बाद में मनीषा, अंकुश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्या काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को आगे स्टार्ट कर सकूं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको क्रिप्स मिशन पढ़ाया था और क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया था। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? उसके बाद गांधी जी ने, अगर मैं आपकी यहाँ पे बात करती हूँ, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसका जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर पेश हुआ, या इसके प्रस्ताव को मंजूरी कहाँ पर मिली थी? जल्दी से आप बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जो हैं लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आपकी यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बस। चलिए जल्दी आगे चले। क्लास नहीं चल रही है? क्लास चल रही है? किसने कहा क्लास नहीं चल रही है? क्लास एकदम चल रही है। चलो अब देखो, यहाँ पे आगे मैं आपसे बात करती हूँ और यहाँ पे आप एक हेडिंग देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अगस्त में शुरू हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और ये आपका 1942 में हुआ था। अगस्त में शुरू होने के कारण इसे अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे सुनिए, कोई भी आप फालतू के कमेंट मत कीजिए प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। डेली आपके वही क्वेश्चन होते हैं घूम फिर के, जिसका कोई सेंस क्लास में है नहीं, और डेली वही क्वेश्चन करते रहते हो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो प्यारे बच्चे इस आंदोलन का जो प्रस्ताव था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इसे पेश किया गया, पेश करने को कहते हैं इंट्रोड्यूस करना। इसे पेश किया गया था वर्धा, मुंबई, वर्धा मुंबई में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां पर? यहां वर्धा मुंबई में हुआ था बेटा जी आईएनसी का सेशन या आईएनसी का अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पहली बार पेश किया गया था। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इस अधिवेशन में अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ये यहां पर इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब जब ये प्रस्ताव पेश किया गया प्यारे बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने प्रस्ताव का विरोध किया। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का विरोध किया। और जब यहां पे कुछ लोगों ने विरोध किया तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि गांधी जी इस आंदोलन को देख रहे थे एक आजादी के रूप में, कि हमें इससे आजादी मिल सकती है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे ये प्रस्ताव का विरोध किया गया तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं जो है कांग्रेस से, मतलब जो कांग्रेस है मुझे उसका सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं तो धूल भर से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं।
ये गांधी जी का यहाँ पे स्टेटमेंट था, किसके लिए? जब यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, जो आईएनसी के मेंबर्स थे, सदस्य थे, जब उन लोगों ने यहाँ पर विरोध किया, जिन उनमें से कुछ लोगों ने, तो गांधी जी ने क्या किया? इसका मतलब ये प्रस्ताव यहाँ पर पास नहीं हो पाया। तो देखिएगा यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, मैं देश की बालू से ही, कि मैं देश की बालू से ही, देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। और ये किसको कहा गांधी जी ने? विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि मैं, मुझ में इतनी ताकत है। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे बताएं प्यारे बच्चे कि मैं देश की बालू से ही, देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। सॉरी, इंग्लिश के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको। दोनों भाषाओं में लिख पाना बेटा पॉसिबल नहीं है। जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं आपके लिख देती हूँ पीडीएफ, मतलब उसमें, इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मैं देश में, देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये गांधी जी ने किसको कहा? जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों को चैलेंज किया गांधी जी ने। अब यहाँ पे तो प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन ये विरोध हुआ, इसलिए यहाँ पर पास नहीं हुआ। फिर आगे क्या हुआ प्यारे बच्चे? लिखना 8 अगस्त 1942, इस दिन हुआ आईएनसी का सेशन। आईएनसी का सेशन कह लो या अधिवेशन कह लो, सेशन ऑफ आईएनसी। और ये हुआ था प्यारे बच्चे इस समय पर बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। बंबई ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया जब ये सेशन हुआ? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष सेम थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ये थे यहाँ पे चेयरमैन ऑफ आईएनसी। और यहाँ पे क्या किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहां पर पारित हो गया। पारित हो गया मतलब पास्ड हो गया। पास द मोशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्लियर? आगे देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्धा प्रस्ताव कहाँ, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर पास हुआ था और कहाँ पे इसको पेश किया गया था, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए कि मैम ये पेश किया गया था आपका वर्धा में, लेकिन वहां पर पास नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि जब ये आपका ग्वालियर टैंक मैदान में सेशन हुआ है, तो इस सेशन के दौरान अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट इसको पास कर दिया गया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। प्रस्ताव का समर्थन, तो यहाँ पे सपोर्ट ऑफ मोशन जो किया गया था वो करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सपोर्ट ऑफ मोशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था कि ये प्रस्ताव ठीक है, इसका यहाँ पे समर्थन किया था, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चे अगर आप मुझसे बोलेंगे कि प्रस्ताव को तैयार किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। अमित ऐसा है बेटा, बहुत देर हो गई है, ठीक है, बहुत देर आपको हो चुकी है, प्लीज अब थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने आपका कमेंट स्पेशली नहीं बोला है कि फालतू है,
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फालतू के कमेंट्स आते हैं, उनको बोला गया है। और अगर आप इसी तरीके से बहस करने के लिए क्लास में आते हैं तो प्लीज मत आइए। अगर पीडीएफ में कोई दिक्कत है तो कौन सी पीडीएफ में है, क्या है, आप मुझे बोलेंगे तो क्या करेक्शन मैं नहीं करवाऊंगी? क्या पहले आपने मुझे बोला था तो क्या मैंने बच्चे को चेंज नहीं करवाया? करवाया था ना। आपकी ही कंप्लेन पे आपकी जितनी बातें जो टीचर सुनता है ना, आप उस पे उतना ही एग्रेशन दिखाते हो। आपको पता नहीं क्या लगता है, पता नहीं किस उसके साथ काम करते हो, किस सोच के साथ काम करते हो। आगे देखिए, इतना हमने समझा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था, मतलब ये प्रिपेयर किसने किया था, आपका जो मोशन है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर इतना एग्रेशन दिखाते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से बात करते हैं। आपको यही तरीका नहीं टीचर से कैसे बात करनी है। देखिएगा लिखना, प्रस्ताव तैयार किया गया, प्रिपेयर्ड द मोशन, प्रिपेयर्ड द मोशन। लिखेगा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अबुल कलाम आजाद जी, इन लोगों ने मिलकर बेटा जी इस मोशन को, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इसको तैयार किया था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जब ये प्रस्ताव तैयार किया गया, ये बात आपकी यहाँ पर आ गई। आगे देखना प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि प्रस्ताव को पारित मतलब मंजूरी मिल गई, और आपने एक नारा सुना होगा, स्लोगन यूज किया गया था, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट जो यहाँ पे बोला गया था, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली जी ने। यूसुफ मेहर अली जी, ये ध्यान रखना, इनके द्वारा ये नारा दिया गया था। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जब हम स्लोगन की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे नारों की बात कर रहे हैं, तो एक नारा आपने सुना होगा, करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो, डू एंड डाई, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। और एक आता है, एक दिया गया था, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्यारे बच्चे इस स्लोगन का यूज किया था कि मरो नहीं मारो। ये किसने कहा था? आप कहोगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने मैम कहा था इस आंदोलन के दौरान पे। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है कि जब ये प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी दिन 8 अगस्त 1942 को, ये डेट याद रखना क्योंकि ये ग्वालियर टैंक मैदान में ये मीटिंग हुई थी, ये सेशन हुआ था। और अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर बात करती हूँ तो आप ध्यान से सुनेंगे कि इसी दिन क्या किया गया था, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने, अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया और इस आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा किसने फहराया था? तो आप कहोगे अरुणा आसफ अली जी ने झंडा फहराया था। ठीक है, अरुणा आसफ अली जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उसका प्रस्ताव पारित हुआ तो ग्वालियर टैंक मैदान में ही इन्होंने क्या किया था? अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैम इन्होंने झंडा फहराया था। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर और भी बातें करती हूँ, मतलब इसके बारे में और बताती हूँ, तो आपको पता है कि ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को।
और ये पूछा जाता है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका लीडर कौन था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए तो आप कहोगे कि कोई नहीं था, मतलब है स्वतः चलने वाला आंदोलन था, स्वतः चलने वाला आंदोलन। ऐसा क्यों कह रहे हो मैम, हमने तो ये पढ़ा है कि गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जी नहीं, इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि देखो अब मैं आगे एक लाइन लिखने जा रही हूं, लिखिएगा, आंदोलन, आंदोलन के शुरू होने से पूर्व ही, शुरू होने से, शुरू होने से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के, कांग्रेस के सभी प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, सभी प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया। तो ऑपरेशन जीरो आवर यहां चलाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जितने भी फेमस लीडर्स थे आईएनसी के, उन सभी को प्यारे बच्चे अरेस्ट कर लिया। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे गांधी जी को कहां रखा गया, कस्तूरबा गांधी जी को कहां रखा गया, सरोजनी नायडू जी को कहां रखा गया, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहां रखा गया, राजेंद्र प्रसाद जी को कहां पर रखा गया, जयप्रकाश नारायण जी को कहां पर रखा गया, कौन कौन आपका जो है अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत गतिविधियों में शामिल था, किस किसने रेडियो का प्रसारण किया था, ये सारी चीजें प्यारे बच्चे आपकी इस एग्जाम, इस सॉरी, इस मूवमेंट से पूछी जाती है। और क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हो कि भारत की आजादी के लिए चलाया जाने वाला एक आंदोलन था कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे थे, पहले अगस्त प्रस्ताव भेजा, उसमें भी हमारी डिमांड को नहीं माना, फिर क्रिप्स मिशन भेजा, उसमें भी हमारी डिमांड को नहीं माना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको आप यहाँ पे फटाफट से लिखिए, फटाफट लिखिए इतना, फिर मैं आगे की तरफ चलती हूँ। लिखिए, फिर मैं बताती हूँ कि किस किस को आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में किस किस की मृत्यु हुई थी। बेटा शौर्य, जो आपको मैं गांधी युग पढ़ा रही हूँ या जो क्रांतिकारी आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री में, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मैंने वो पार्ट, ये आपको मैंने अच्छे से कराई हैं चीजें, आपको बताया है हर एक चीज के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस ये कहां पर था, पुणे में, पुणे में था। तो यहाँ पे किस किस को रखा गया था, एक तो गांधी जी को, ठीक है, इनके साथ में और कौन कौन था, तो आपके इनके साथ में महादेव देसाई जी थे, महादेव देसाई जी थे, कस्तूरबा गांधी जी थी, जो इनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी जी, और उसके अलावा यहाँ पे सरोजनी नायडू जी थी इनके साथ, सरोजनी नायडू जी थी। उसके अलावा प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो सरोजनी नायडू का, हाँ ये इनको, ये मेन है, इनका ही नाम याद रखो। अब इनमें से जो ये दो लोग हैं, इनकी मृत्यु हो गई आगा खां पैलेस में, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, यही हो गई आगा खां पैलेस में। और यहीं पे प्यारे बच्चे इन दोनों की समाधि है, यानी गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी और आपके महादेव देसाई जी, इन दोनों की समाधि कहां पर है, आगा खां पैलेस पूना में है, क्योंकि जब इनको अरेस्ट करके रखा गया तो यहीं पर उसी दौरान इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। और आगा खां पैलेस पूना में किस किस को रखा गया था, ये क्वेश्चन बच्चे पूछा जाता है। उसके बाद में जो मेन लीडर्स हैं उनके नाम मैं लिखवा देती हूँ, जैसे अगर मैं, ओहो, जैसे अगर मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पट्टाभी सीता रमैया जी, पट्टाभी सीता रमैया जी,
और एक और लिखिएगा यहाँ पर, आचार्य JB कृपलानी जी। आचार्य JB कृपलानी जी। और क्या कहते हैं, डॉक्टर सैयद महमूद। डॉक्टर सैयद महमूद। इन सबको रखा गया था बेटा जी अहमदनगर जेल में। इन सबको रखा गया था अहमदनगर जेल में। ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको रखा गया था बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी, इनकी अगर बात करते हैं तो इनको रखा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में। हजारीबाग सेंट्रल जेल। और इन्होंने क्या किया, जेल तोड़कर भाग गए। जेल तोड़कर भाग गए। अब जब जेल तोड़कर भागेंगे तो पुलिस इनको ढूंढेगी, और ढूंढेगी इसलिए ये क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में। ये जेल तोड़कर भाग गए थे। और प्यारे बच्चे फिर इन्होंने क्या किया, भूमिगत गतिविधियों में शामिल हो गए। मतलब आपको ध्यान रखना है, भूमिगत कहते हैं अंडरग्राउंड होना। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड। भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन किया। किसके लिए किया, इस आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए। तो जयप्रकाश नारायण जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक लिखिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ बच्चे। लिख लिया है। हाँ, मैं करवाऊंगी हिस्ट्री की प्रैक्टिस भी आप लोगों को। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। डन। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर कि भूमिगत गतिविधियों में कौन कौन शामिल था। भूमिगत होकर मतलब किस किसने काम किया था। तो अंडरग्राउंड जो जो लोग रहे थे उनका नाम बेटा जी यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो भूमिगत हुए थे या जो अंडरग्राउंड हो गए थे उनका नाम लिखिएगा। एक व्यक्ति थे राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया जी। एक थे बेटा जी जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण। और एक थी यहाँ पे अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी। तो ये सब अंडरग्राउंड होकर इन्होंने क्या किया था। आप कहोगे कि मैम इन सब लोगों ने अंडरग्राउंड होकर भारत छोड़ो आंदोलन में अपना नेतृत्व दिया था। अंडरग्राउंड क्यों थे, क्योंकि पुलिस इनको कभी भी पकड़ सकती थी, तो छिप छिप कर ये आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे, अपनी भागीदारी दे रहे थे। यानी कि भूमिगत अंडरग्राउंड होकर इन इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। ये आपका यहाँ पे हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इसके समय आपका भारत का वायसराय कौन था? यानी वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बेटा जी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसका नाम है लिन लिथगो। यही आपका क्रिप्स मिशन के समय पर भी भारत का वायसराय था और यही क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी भारत का वायसराय था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, उषा मेहता, इनकी अगर मैं बात करती हूँ, उषा मेहता जी का नाम बहुत आता है। बंबई में भूमिगत रेडियो की स्थापना की थी इन्होंने, बंबई में भूमिगत रेडियो की स्थापना, भूमिगत रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो क्यों किया था? ताकि प्रचार प्रसार किया जा सके। भूमिगत रेडियो की स्थापना ध्यान रखिएगा कहां पर की थी? तो बंबई में। उषा मेहता, इन्होंने बंबई में भूमिगत रेडियो की स्थापना, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी बंबई में। उसके अलावा और किसने किया था रेडियो प्रसारण? राम मनोहर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी, इनकी भी बात सुन लीजिए। इन्होंने तो कॉन्टिन्यूअसली नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे, नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण, नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण। अब बच्चा कहेगा कि रेडियो का प्रसारण करने से क्या होता था? बेटा यहाँ पे डायरेक्शंस दिए जाते थे, निर्देश दिए जाते थे कि किस तरीके से हमें आंदोलन को आगे ले जाना है। ठीक है शिवानी, लिखवा तो दिया बेटा मैंने उषा मेहता जी के बारे में। ये भी भूमिगत थी, ये भी अंडरग्राउंड थी, लेकिन ये क्या करती थी अंडरग्राउंड होके? रेडियो प्रसारण। राम मनोहर लोहिया जी क्या करते थे? रेगुलरली रेडियो का प्रसारण करते थे। क्यों किया जाता था मैम? इसलिए किया जाता था प्यारे बच्चे क्योंकि यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उसको एक डायरेक्शन मिल सके, निर्देश मिल सके, लोगों को यहाँ पे सहायता दी जा सके। ये सामने तो आ नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग अंडरग्राउंड होकर ये सारी एक्टिविटीज कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि जैसे ही हम सामने आएंगे हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी आंदोलन के समय, इसी आंदोलन के समय समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। इसी आंदोलन के समय क्या किया गया था? समानांतर सरकारों की स्थापना, समानांतर सरकारों की स्थापना, समानांतर सरकारों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है हम उसको नहीं मानते, हम तो खुद की सरकार बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। शांतनु वो 1943 होगा बेटा, ठीक से पढ़ो। ठीक है 1943 होगा, उसको एक बार ठीक से देख लो आप, और बाकी मैं भी क्रॉस वेरीफाई कर लूंगी। ठीक है बच्चे, तो समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी और इसी आंदोलन के दौरान जैसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक हुई थी आपकी बलिया। बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी में। और इसका जो नेता था वो, इसके जो नेता थे सॉरी, वो थे चित्तू पांडे जी। चित्तू पांडे जी इसके नेता थे। बलिया में यूपी में ये सरकार रही थी। ठीक है, एक सरकार आपकी बनाई गई थी, कह सकते हैं मिदनापुर में, मिदनापुर। और मिदनापुर कहाँ पड़ता है बेटा जी? ये पड़ता है बंगाल में। ये यहाँ पर भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी और सतीश सामंत इसके नेता थे, सतीश सामंत इसके नेता थे बेटा। ठीक है, एक आपकी बनी थी जो सबसे लंबे समय तक की समानांतर सरकार थी, वो बनी थी सतारा में, सतारा में बनाई गई थी। फटाफट आप इसको लिखें, सबसे लंबे समय तक थी। तो सतारा में मैं आपको बताऊंगी वाई बी चौहान उसके नेता थे। ठीक है, बताइए जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। लिखिए फटाफट, फिर आगे बताऊंगी। लिखिए बच्चा, लिखकर बताइए फटाफट।
नोट हो गया। चलिए, अब मैं यहाँ पे सतीश सामंत जी थे, उसके बाद में बेटा सतारा। सतारा आपको पता है ना, महाराष्ट्र में है। तो सतारा में जो सरकार बनी थी, यहाँ पे नेता थे आपके वाईबी चौहान। वाईबी चौहान। और यहां सबसे लंबी सरकार थी, और 1943 से कहा जाता है 1945 तक रही थी ये सरकार। तो सबसे लंबी सरकार कहां पर बनी थी? सतारा में। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको ये लिखवाया था कि आगा खां पैलेस में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आगा खां पैलेस के अंदर 21 दिन की भूख हड़ताल किसने की थी? तो आपको पता है गांधी जी ने क्या किया था कि जब वो आगा खां पैलेस में थे, तो उन्होंने रखा था, प्यारे बच्चे, इसके विरोध में 21 दिन का उपवास रखा था। 21 दिन का उपवास। लेकिन ब्रिटिश सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस समय। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी मर गए ना, तो उनकी क्रियाक्रम का इंतजाम भी यही किया जाएगा, लेकिन इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार ये प्रेयर करने लगी कि भैया गांधी जी मर जाएं, चाहे अब ये मर जाएं, लेकिन उसके बाद भी हम इनको रिहा नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने इनके पूरे क्रियाक्रम का इंतजाम भी कर लिया आगा खां पैलेस के अंदर ही। और 2 लोगों की मृत्यु आगा खां पैलेस में हो ही गई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी समानांतर सरकारों से क्वेश्चन आते हैं। ये जो भी क्वेश्चन यहां से आते हैं प्यारे बच्चे, ये मैं आपको बता चुकी हूं। आगे चल सकते हैं, आगे लिखिएगा। क्या कहते हैं, कांग्रेस ने 1944 में इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, कब वापस लिया गया? 1944 में इसे वापस ले लिया गया। 6 मई 1944 को वेवेल द्वारा, अब बेबेल बन के आ चुका है भारत का वायसराय, बेबेल द्वारा गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को रिहा कर दिया गया। तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, लिनलिथगो कब आ गया था? लिनलिथगो आ गया था 1943 में। सॉरी, वेबेल। लिनलिथगो के स्थान पे बेबेल आ गया था 1943 में, और उसने आके क्या किया? गांधी जी को रिहा किया, क्योंकि बेबेल का कुछ और प्लान चल रहा था। बेबेल का प्लान चल रहा था किसी भी तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाए, और यहाँ पे इसलिए वो बेबेल प्लान लेकर आएगा, लेकिन वो फेल हो जाएगा। फिर शिमला सम्मेलन बुलाएगा, वो भी फेल हो जाएगा। किसी भी तरीके से यहाँ पे सहानुभूति बनेगी ही नहीं, और फाइनली ऐसी नौबत आ जाएगी कि पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। नहीं ऋषि, गांधी जी अभी नहीं मरे हैं। गांधी जी की हत्या की जाती है, और आपको पता है कि गांधी जी को मारा गया था नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। सोनी कुमारी जी, किसका बात पूछ रहे हैं बेटा आप? मैं, आप बताइए कि अगस्त नेम किसका, किसकी पूछ रहे हैं? सोनी कुमारी, अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें कि उसे अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि अगस्त में शुरू हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। ठीक है, और जैसे ऐसे ही आपका अगस्त ऑफर आया था, तो वो अगस्त में आया था, लिनलिथ को लेकर आया था, इसलिए उसे अगस्त ऑफर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन आ चुका है? बेबेल आ चुका है। तो बेबेल कब बना था भारत का वायसराय? लिखना, अक्टूबर 1943 में वेवेल के स्थान पर, ओ सॉरी, लिनलिथगो के स्थान पर लिनलिथगो के स्थान पर
वेवेल भारत का वायसराय बना। अब कौन है आपका वायसराय? बेबेल है। अब बेबेल के बाद आएगा माउंटबेटन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब बेबेल आया तो बेबेल लेके आया बेबेल प्लान, बेबेल योजना। और ये कब आई थी? तो 14 जून 1945। 14 जून 1945 को बेबेल क्या लेकर आया था? ये लेकर आया था बेबेल योजना। ठीक है, अब ये योजना है, अगर हमने इसकी बात करते हैं तो इस योजना में इसने कहा कि जो भी हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, जो भी हमारे देश में मतलब भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, जो भी संवैधानिक गतिरोध हैं, उनको हम दूर करेंगे। और दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूर करने के लिए ये कहा गया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबको एक साथ बैठना पड़ेगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। तो बेबेल ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, शिमला में एक सम्मेलन बुलाते हैं और उस सम्मेलन में उस समय पर जितने भी राजनीतिक दल थे उन सबको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे बेबेल योजना आई। बेबेल योजना में क्या कहा गया कि भाई जो भी संवैधानिक गतिरोध हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, उसको अनुकूल बनाने के लिए हम क्या बुलाएंगे? इसने कहा कि हम बुलाएंगे शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन ये कहा गया बेबेल के द्वारा। तो शिमला सम्मेलन नाम क्यों है? क्योंकि शिमला में ही बुलाया गया था। और ये चला था बेटा जी 25 जून से लेकर और 14 जुलाई 1945 तक। लेकिन यहां पर कोई भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जी कहेंगे कि भैया हमें तो चाहिए पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से कम में किसी भी चीज में समझौता नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शिमला में सम्मेलन बुलाया गया, कब से कब तक चला? तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आईएनसी की तरफ से कौन आया था? आईएनसी की तरफ से आए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, यहाँ पे गांधी जी नहीं आए थे, ये बात नोट कर लेना चाहे तो। आईएनसी की तरफ से यहाँ पे किसने रिप्रेजेंटेशन दिया था? आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आपका मुस्लिम लीग है उसने क्या कर दी? उसने कर दी यहाँ पर पाकिस्तान की मांग, यानी डिमांड ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कर दी। और इसी को लेकर क्या हो गया? ये आपका विफल हो गया। इसी बात को लेकर ये आपका शिमला सम्मेलन फेल हो गया, क्योंकि आईएनसी पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो आईएनसी ने कहा कि भाई हम इस चीज के लिए राजी नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि मुझे तो पाकिस्तान ही चाहिए, पाकिस्तान से कम में मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। तो ये था आपका शिमला सम्मेलन और बेबेल प्लान। बेबेल प्लान क्यों आया था? संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए एक शिमला सम्मेलन बुलाने की बात की गई थी, यहाँ पे बुलाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था यहाँ पर? तो आप मुझसे पूछेंगे, तो बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया था मुस्लिम लीग की तरफ से। ठीक है, लिखिए फटाफट यहां पर। अब यहाँ पे बेटा जी भेजा जाएगा कैबिनेट मिशन, यहाँ पे और प्रयास किया जाएगा कि बंटवारा ना हो। लेकिन अंग्रेज तो पहले ही ये बीज बो चुके थे। अगर मैं कहूं कि भारत से अलग पाकिस्तान जो बना, किसकी वजह से बना? इन्हीं की वजह से बना, अंग्रेजों की वजह से बना। ठीक है, अब देखो यहां तक आपने समझा कि ये सारी चीजें फेल हो चुकी हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं आपसे बात करती हूं बच्चे, तो अब आप यहाँ पे एक हेडिंग दोगे, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, बेटा ये कैबिनेट मिशन जो भारत में आएगा, तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। और आपको मैं बताऊं, आरती कसोटिया जी, बेटा पीछे की क्लासेस देखिए कि पाकिस्तान नाम कैसे रखा गया था, किसने रखा था, कब मांग हुई थी, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। डेली क्लास किया करिए, इसीलिए कहती हूँ कि रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर क्लास के बिना कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन बेटा जी ये आएगा आपका 24 मार्च 1946 को, ये दिल्ली में आया था। तो आप लिखेंगे कैबिनेट मिशन केम टू दिल्ली ऑन 24 मार्च 1946।
और यहाँ पे जब ये कैबिनेट मिशन आया, आखिर ये क्यों आया था, किसने भेजा था, कौन इस समय वायसराय था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या चर्चिल ही था? जी नहीं, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से चुने गए हैं, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ऐसे डिसीजन लिए थे जिससे ब्रिटेन की जनता नाराज थी। और जब वहां पर इलेक्शन हुए, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए थे, तो वहां की जनता ने क्लीमेंट एटली को अपना प्रधानमंत्री चुना था। और क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि भारत को भी पूरी मतलब भारत को यह अधिकार है कि हम उसको आजाद करें। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा जब ये अनाउंसमेंट की गई, तो उन्होंने ही इस मिशन को भारत में भेजा है कि भाई जाओ और जाकर वहां पे संविधान सभा बनाओ और जाकर आप अंतरिम सरकार बनाओ। क्या थी संविधान सभा, क्या थी अंतरिम सरकार? आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा इस चीज को, पॉलिटी में आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैबिनेट मिशन जब आया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन जब आया तो यहाँ पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो क्लीमेंट एटली। और ये किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली जो है वो कौन थे? आपको मैंने बताया था कि यहां पर आपका नए प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पॉलिटी में पढ़ा है ना, ये बिल्कुल पढ़ा होगा क्योंकि ये पॉलिटी का भी पार्ट है ये वाला सेक्शन। और फिर कैबिनेट मिशन के समय भारत में वायसराय कौन था? तो मैम अभी आपने बताया कि वायसराय बन चुका है वेवेल, तो वेवेल था यहाँ पर। उसके बाद में कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, मतलब चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन। और इसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया था? तो चेयरमैन तो था बेटा पैथिक लॉरेंस, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया था। और इसके साथ में यहाँ पर दो अन्य सदस्य भी थे, टू अदर मेंबर्स भी थे यहाँ पर, टू अदर मेंबर्स। और वो टू अदर मेंबर्स कौन कौन थे आपको पता होना चाहिए अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा है तो। एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष बनकर आया था, वो यहाँ पर प्यारे बच्चे इसमें अन्य सदस्य बनकर आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये यहाँ पर कौन था? ये यहाँ पर इसमें अन्य सदस्य के रूप में शामिल था। और जब कैबिनेट मिशन भारत में आया है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव, तो कैबिनेट मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है बच्चा, वो था यहां पर लिखिएगा कि एक तो यहां पे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन करना इसका उद्देश्य था। संविधान सभा का गठन यानी फॉर्म्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्म्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपका यहाँ पे क्या था? इसका एक उद्देश्य था। और आप जानते होंगे कि संविधान सभा का जो गठन हो गया था वो 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के हिसाब से हो गया था। ये मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि ये आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। संविधान सभा पॉलिटी का टॉपिक है। 6 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे। एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर था। ये सारी चीजें आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ी होंगी। तो संविधान सभा का इलेक्शन कैसा हुआ था? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके जो इसका कैबिनेट मिशन नाम रखा गया वो इसलिए रखा गया क्योंकि ये और इसके जो अध्यक्ष हैं ये सभी जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनकी कैबिनेट के सदस्य थे, उनके कैबिनेट के सदस्य थे। कौन? तो आप कहोगे कि ये तीनों सदस्य जो कैबिनेट मिशन में आए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब कौन है? पीएम की कैबिनेट है। तो ये आपके ब्रिटेन की पीएम की कैबिनेट के सदस्य थे तीनों। और तीनों के तीनों क्योंकि कैबिनेट के सदस्य थे इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था, ठीक है। उसके बाद में इसका दूसरा उद्देश्य था यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, फॉर्म्ड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, पढ़ा है आपने पॉलिटी में, फॉर्म्ड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम वर्ड बेटा जहां भी जुड़ जाता है इसका मतलब होता है कि चीज अस्थायी है।
मतलब इन्होंने कहा कि आप तब तक जाकर भारत में एक ऐसी सरकार बनाओ जो तब तक काम करेगी जब तक कि भारत में खुद की सरकार नहीं बन जाती और खुद का संविधान नहीं बन जाता, तब तक ये सरकार काम करती रहेगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है अस्थायी, टेम्पररी, अंतरिम या इंतरिम यही होता है। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चा कि इंटरिम गवर्नमेंट को बनाना और आपका संविधान सभा का गठन करना। इंटरिम गवर्नमेंट की अगर मैं बात करती हूं तो यहां से कुछ प्रश्न आते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए किसको इनवाइट किया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा कब हुई थी, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कब हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, तो ये भी पता चलता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो अंतरिम सरकार है, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट में कब शामिल हुई थी, इंटरिम गवर्नमेंट क्यों सफल नहीं हुई थी। आपने ये पॉलिटी में पढ़ लिया है, इंटरिम गवर्नमेंट पढ़ लिया होगा ना अच्छे से। हाँ, ये सरकार 1947 तक, बिल्कुल शेखर, ये 15 अगस्त 1947 तक चली, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। और ये सरकार आपकी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे एक सरकार के दो प्रधानमंत्री, समझ लो कि सरकार तो एक है लेकिन प्रधानमंत्री दो हैं। क्यों है दो? क्योंकि भैया एक आईएनसी है, एक आपकी मुस्लिम लीग है, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। अब आप खुद सोचो कि एक सरकार के अगर दो प्रधानमंत्री हो तो क्या सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, मैं की पॉइंट्स लिखवा देती हूँ इंटरिम गवर्नमेंट के। संविधान सभा तो आपने पढ़ी ही है, वहां पर संविधान सभा के बारे में आप जानते ही हैं। तो अंतरिम सरकार में अगर हम बात करते हैं तो अंतरिम सरकार के लिए ध्यान रखना, 1 अगस्त 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वेवेल ने इनवाइट किया। वेवेल ने निमंत्रण, इन निमंत्रण को क्या कहेंगे? इनवाइट, निमंत्रण दिया। किस चीज के लिए? इंटरिम गवर्नमेंट को बनाने के लिए। मुस्लिम लीग को क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि मेरी पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई है, मेरी पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन में भी स्वीकार नहीं किया गया, मैं किसी भी गवर्नमेंट में भाग नहीं लूंगी। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई थी। तो कांग्रेस की तरफ से किसको बुलाया गया? आप कहोगे कि मैम कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, तो 1 अगस्त 1946 को इनवाइट किया गया। और फिर प्यारे बच्चे, इस सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी इस गवर्नमेंट के लिए, वो 24 अगस्त 1946 को। किसने की थी ये घोषणा? वेवेल ने। ठीक है, वेवेल ने की थी। और इस सरकार का गठन कब हो गया, मतलब ये फॉर्म्ड कब हुई? तो बेटा जी ये फॉर्म्ड हुई थी 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को ये सरकार बन गई थी। लेकिन जिस समय ये सरकार बनी, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। और प्यारे बच्चे, जब ये सरकार का गठन हुआ है, तो गठन के समय इसमें जो सदस्यों की संख्या थी, सदस्यों की संख्या मैं आपको बता रही हूं, तो वो कितनी थी? आप कहोगे 13। इन 13 में बेटा जी एक थे आपके अध्यक्ष, या आप कह सकते हो सभापति, इंग्लिश में लिखेंगे चेयरमैन। वो बनाया गया था बेटा इसमें वेवेल को। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है कि ये बताओ कि अंतरिम सरकार में उपसभापति कौन था? उपसभापति कह लो या फिर उपाध्यक्ष कह लो, यानी कि वाइस चेयरमैन। तो वो बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पे सरकार तो बन गई, लेकिन वेवेल को यह लग रहा था कि इसमें मुस्लिम लीग को भी भाग लेना चाहिए, मुस्लिम लीग को भी शामिल करना चाहिए। तो वेवेल लगातार प्रयास करता रहा, मुस्लिम लीग को बताता रहा। 2 सितंबर होगा शिवानी, आप चेक कर सकती हैं, क्रॉस चेक कर सकती हैं, अभी चेक कर सकती हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था बेटा। अगस्त में अनाउंसमेंट की गई थी, 24 अगस्त 1946 को अनाउंसमेंट हुई थी, घोषणा हुई थी। हाँ शक्ति, 1945 में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का पीएम बना था, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए थे। ठीक है बेटा, आगे देखो।
अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब लगातार बेमेल प्रयास करता रहा कि किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग शामिल हो, ताकि यहाँ पे कन्विंस किया जा सके चीजों को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपका मुस्लिम लीग से लगातार बातचीत होती रही, तो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि कौन सा सरकार के बाहर रहकर हमारी मांगों को पूरा किया जा रहा है, तो क्यों ना हम सरकार में शामिल हो जाएं। और अगर हम सरकार में शामिल होंगे तो हम किसी को कोई काम ही नहीं करने देंगे, क्योंकि कांग्रेस जो भी कहेगी मुस्लिम लीग उसके खिलाफ हो जाएगी, तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। यानी कि मुस्लिम लीग इस मंशा के साथ इस सरकार में शामिल हुई कि मेरी मांगों को अब इस सरकार के अंदर रहकर ही पूरा कराया जा सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आपको पता है 1947 में आपका पाक जो है भारत से अलग एक पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई बात बन ही नहीं रही थी। तो अब लिखिएगा यहां पर कि इसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी। लिखिए, मुस्लिम लीग शामिल 26 अक्टूबर 1946। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई थी। ठीक है, और अब इसमें क्या किया गया कि जब इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई, तो आपके जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य मतलब जैसे अगर मैं बात करूं तो 13 सदस्य थे, 13 मैंने लिखवाए हैं। 13 में से बेटा जी 3 को हटाया, 13 में से 3 को हटाया, यानी कि रिमूव किया। अब आप मुझे बताओ 13 में से मैं माइनस कर दूं 3, तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। अब इस 10 में 5 आपके मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल। और ये जो सरकार है इसमें अब पूछा जाएगा कि कुल सदस्य कितने हो गए, तो कुल सदस्य बेटा यहां पर हो गए टोटल मेंबर्स 15। और इनमें आपका एक अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री का पद दिया गया था, वो आपके मुस्लिम लीग के मेंबर को दिया गया था। क्या कोई मुझे बता सकता है वित्त मंत्री का नाम क्या था? देखते कितना आप बताते हो, कोई बता सकता है? तो मुस्लिम लीग से अंतरिम सरकार से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ये सरकार जो है इसने कब तक काम किया, तो 15 अगस्त 1947 को ये क्या हो गई थी सरकार, समाप्त। अगस्त 1947 तक इस सरकार ने काम किया, क्योंकि भैया अब तो पाकिस्तान बन गया। सरकार बनाई गई थी कि पाकिस्तान ना बने, लेकिन फिर भी बनाना पड़ा। ठीक है, किसी ने नहीं बताया बेटा जी। इस सरकार में जो वित्त मंत्रालय दिया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, वो दिया गया था लियाकत अली जी को। मैं आपको क्लास एंड होने पर कुछ लिस्टिंग दूंगी, जैसे अंतरिम सरकार में किसको क्या डिपार्टमेंट मिला था, 1937 में क्या क्या डिपार्टमेंट्स मिले थे, कौन कौन से स्लोगन किसने यूज किए थे। बहुत बढ़िया, लियाकत अली खां को। जिस बच्चे ने आंसर कर दिया है उनका नाम है मुकेश और लोकेश। वेरी गुड बेटा। तो आप इसको फटाफट यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, अब हम एक हेडिंग देंगे, इटली की घोषणा। भारत आजाद होने पे ही है अब फटाफट लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखना बच्चे, एक आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, इटली की घोषणा। इटली की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ एटली, या फिर लिख सकते हैं एटलीज, एटलीज डिक्लेरेशन। ये हुई थी 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947, डिक्लेरेशन ऑफ एटली, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा, आप जिस जिसकी लिस्ट मांगेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बेटा मैंने ये बताया हिमांशी कि जो आपका इस सरकार के अंदर वित्त मंत्री का पद दिया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट दी गई थी इंटरिम गवर्नमेंट में, वो लियाकत अली को दी गई थी। और लियाकत अली किसके सदस्य थे? मुस्लिम लीग के।
क्योंकि मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करने के लिए 3 सदस्यों को हटाया गया था। और वो 3 सदस्य कौन थे? आईएनसी के थे। कौन से थे ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या अगर आप जानना चाहते हो तो मैं लिख सकती हूँ, लिख दूंगी अभी। पहले आप इसको पूरा कीजिए। तो 20 फरवरी 1947 को यहाँ पे क्लीमेंट एटली ने घोषणा की, और ये आपकी घोषणा कहां पर की थी इसने? हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसने घोषणा की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की संसद का एक सदन है, जैसे हमारे यहाँ पर आपका जो है कह सकते हैं लोकसभा है। और इसने यहाँ पर यह घोषणा की कि 30 जून 1948, 30 जून 1948 तक क्या किया जाएगा? कि 30 जून 1948 तक जो इसने कहा कि हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। सत्ता को कहते हैं बेटा जी अथॉरिटी। सत्ता सौंप देंगे। इसने क्या दिन डिसाइड किया है? 30 जून 1948। लेकिन अब माउंट बेटन आएगा और माउंट बेटन कहेगा कि 30 जून 1948 तक जरूरत नहीं है। 30 जून 1948 तक जरूरत नहीं है, 15 अगस्त 1947 को ही हम भारत को आजाद कर देंगे, ये कहेगा माउंट बेटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है? हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि हम 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। ये कहा गया किसके द्वारा? तो आप कहोगे क्लीमेंट एटली के द्वारा, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस समय पर है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद लिखिएगा वेवेल के स्थान पर माउंट बेटन 1947 में गवर्नर जनरल कह लो या वायसराय बनकर भारत आया। और इसको भेजा ही इसके लिए गया है कि अब किसी भी तरीके से समझौता नहीं हो सकता। देख लो जाकर भारत में, अगर तुम्हें लगता है कि किसी तरीके से समझौता हो सकता है तो करवा दो, वरना भारत से अलग पाकिस्तान बनाने का एक प्लान आप तैयार कर दो। पंकज आप क्या कह रहे हैं? मैम आपने जनवरी लिखा है, जानवरी लिखा है, कोई बात समझ नहीं आ रही बेटा, ठीक से लिख के भेजो प्लीज। ठीक है, तो वेवेल के स्थान पर माउंट बेटन बाप का भारत में क्या बनकर आया है? आप कहोगे कि मैम आपका गवर्नर जनरल बनकर आया है। और ये किस उद्देश्य से आया है? तो मैम जल्दी से जल्दी भारत को आजाद किया जा सके, इस चीज के साथ ये भारत में आया है। और 1947 तक ये आपका, जब जैसे भारत आजाद होगा तो 1947 से 1948 तक रहेगा ये। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये माउंट बेटन ही था। ठीक है, अब देखना यहां पे, अब देखो, अब माउंट बेटन आ गया तो माउंट बेटन भारत में आके क्या करेगा? माउंट बेटन, माउंट बेटन यहां पे आया और इसने क्या कहा? 15 अगस्त 1947 भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित। इसने कहा कि 15 अगस्त तक हम भारत को उसकी अथॉरिटी दे देंगे, 15 अगस्त तक भारत आजाद हो जाएगा, भारतीयों को हम उनकी अथॉरिटी दे देंगे, ये माउंट बेटन ने कहा। और यही माउंट बेटन प्यारे बच्चे ये लेकर आया था, इसे कहते हैं माउंट बेटन प्लान। ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं बाल्कन प्लान, इसी को कहते हैं बेटा 3 जून प्लान। 3 जून प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लान आया था 3 जून 1947 को।
तो माउंटबेटन प्लान लेकर आया। अब ये प्लान किस चीज के लिए था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। तो क्या कहेंगे, माउंटबेटन प्लान किससे संबंधित था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। किस तरीके से किया जाएगा और भारतीयों को किस तरीके से सत्ता सौंपी जाएगी, ये माउंटबेटन में प्यारे बच्चे माउंटबेटन प्लान था। ठीक है, लिखिए फटाफट। लिखिए, लिखकर बताइए फटाफट। 20 फरवरी होगा आलोक कुमार। आगे चल सकते हैं। माउंटबेटन के बाद क्या लिखा है? माउंटबेटन प्लान, बाल्कन प्लान, 3 जून प्लान। बाल्कन, ठीक है, नोट कर लिया। आगे चलिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। माउंटबेटन योजना की पुष्टि। माउंटबेटन योजना की पुष्टि, पुष्टि मतलब स्वीकार। भाई अब आईएनसी कब स्वीकार करती है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी। कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 12 जून 12 जून को तथा कांग्रेस महासमिति ने 14-15 जून 1947 को दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, 14-15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में इसे स्वीकार किया। इसे स्वीकार किया, ठीक है, ये आप जानते हैं। और यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपका इस मीटिंग में अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का इस समय, मैंने आपको लिखवाया था, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी, क्योंकि 1947 का समय चल रहा है और आचार्य जेबी कृपलानी आपके आईएनसी के चेयरमैन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो इस बैठक में जो प्रस्ताव पेश किया था, वो प्रस्ताव पेश किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने। गोविंद बल्लभ पंत जी,
अब यहाँ पे विरोध भी होगा, सबसे बड़े विरोधी गांधी जी रहेंगे। गोविंद बल्लभ पंत ने इसे क्या किया था, माउंटबेटन प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, और इसका समर्थन किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें किसी भी तरीके से यहां पर अब यहां पे चीजों को मानना ही होगा। अब यहां पे गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा विभाजन मेरे मृत शरीर पर होगा, विभाजन मेरे मृत शरीर पर होगा। यानी अगर तुम्हें विभाजन करना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा और उसके बाद ही ये विभाजन होगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट यहां पर दिया गया था। और लिखिएगा, गांधी जी ने सबसे अंत में विभाजन स्वीकार किया, करना तो पड़ता ही इनको, सबसे अंत में विभाजन स्वीकार किया। और बेटा इसलिए करना पड़ा क्योंकि देश में दंगे शुरू हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से यहां पर लोग एक दूसरे को काट रहे थे। ठीक है, तो ये था आपका भारत में विभाजन का माउंटबेटन प्लान। अब रुकना तो था नहीं क्योंकि यहाँ पे सब समझ चुके थे, गांधी जी को भी अंत में करना पड़ा। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे इसके बाद क्या आया, अब यहाँ पे उसके बाद आया आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसी एक्ट में प्यारे बच्चे लिखिए फटाफट पहले इतना, इसके बाद ये वाला एक्ट आया, इसी में आपका पाकिस्तान बनेगा और इसी में भारत जो है भारत आजाद होगा। लिख लिया, आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे जब ये एक्ट आया तो इसमें कहा, इसमें इसके तहत क्या किया गया, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का निर्माण। यहां पे बेटा गवर्नर जनरल बना मोहम्मद अली जिन्ना, और माउंटबेटन ने पाकिस्तान और भारत से अलग पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को ही माना। और यहाँ पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, चलो बताओ जल्दी से। और फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। और यहां पे गवर्नर जनरल कौन था अभी, माउंटबेटन। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलो पाकिस्तान के आप बताओ किसको बनाया गया था पीएम। बताओ बेटा, बच्चा कह रहा है गदर मूवी याद आ गई। यहाँ पे पीएम बना था लियाकत अली। ठीक है, और ये बोला गया, ये बोला गया जब तक इनका संविधान नहीं बनेगा
जब तक इनका संविधान नहीं बनेगा तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार कार्य करेंगे। अनुसार ये दोनों देश काम करेंगे, अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, यानी अभी इनका खुद का तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। भाई भारत का संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बना था 26 नवंबर 1949 को, जबकि भारत कब आजाद हो गया था? 47 में। तो तब तक ये किसके हिसाब से काम करेंगे? 1935 के अधिनियम के हिसाब से काम करेंगे, ये यहां पर ध्यान रखना है। अब लिखेंगे हम गांधी जी की मृत्यु। देशी रियासतें आपने पढ़ी होंगी पॉलिटी में, देशी रियासतों की संख्या। ठीक है, देशी रियासतों को बोला गया था कि भाई आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे आप भारत में। लेकिन देशी रियासतों ने क्या कहा कि नहीं, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। कि स्वतंत्र नहीं रह सकते, किसी एक में शामिल होना होगा। तो कहा जाता है कि किसी किसी किताब में आपको संख्या मिलेगी 565 और किसी में मिलेगी 549। भारत को ब्रिटेन ने अपनी मर्जी से आजाद किया था? निर्मा जी नहीं, अपनी मर्जी से करता तो बहुत पहले कर देता। ठीक है, आगे चलिए, लिखिएगा गांधी जी की मृत्यु। देशी रियासत वाला मुझे बता दो, आपको पता है या नहीं? गांधी जी की मृत्यु, इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो 30 जनवरी 1948, 78 वर्ष की आयु में, 78 वर्ष की आयु में 78 ईयर्स ओल्ड थे, इनकी डेथ हुई थी। कहां पर? बिरला हाउस दिल्ली में, बिरला हाउस दिल्ली में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये यहां पे आपको बता दूं कि इनको क्या किया गया था। नाथूराम गोडसे जी, पहले आप इतना लिखो, फिर मैं अगली स्लाइड पे लिखती हूँ। यहाँ जगह नहीं है, लिखा भी नहीं जाएगा पूरा, तो इससे अच्छा है मैं अगली स्लाइड पे लिखूं। लिखो पहले बेटा फटाफट। नहीं पढ़ा है, मैं बता देती हूँ अभी, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये आपने लिखा न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि इनकी हत्या किसने की थी। और मैं आपको बता दूं कि ये बिरला हाउस में क्या करने जा रहे थे। तो बिरला हाउस में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। एक सभा को संबोधित संबोधित करना होता है बेटा जी, एड्रेस करना। संबोधित करने जा रहे थे, और जब संबोधित करने जा रहे थे तभी वहां पर एक व्यक्ति है नाथूराम गोडसे जी, नाथूराम गोडसे जी, और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, आप्टे साहब जी, नारायण आप्टे जी। तो नारायण आप्टे जी और नाथूराम गोडसे जी दोनों मिले हुए थे, और इन दोनों ने मिलकर ही कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या में शामिल थे। अब इन्होंने क्या किया, इनको गोली मार दी। गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे जी ने। गोली मारकर हत्या। और कहा जाता है कि जैसे ही गांधी जी को गोली लगी तो गांधी जी ने कहा हे राम। गांधी जी ने क्या कहा? हे राम, और जमीन पर गिर पड़े। हे राम, ये उनका अंतिम शब्द था, हे राम, हे राम। उन्होंने सिर्फ इतना कहा,
और नाथूराम गोडसे जी के द्वारा गोली मारी गई थी। और इसके लिए इन दोनों को क्या दे दी गई थी बेटा जी? फांसी। और आप एक चीज और ध्यान रखना, गांधी जी ने और क्या कहा? गांधी जी ने यह भी कहा था, स्वतंत्रता के पश्चात आईएनसी को समाप्त करने को कहा। इन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब इसको खत्म कर दो। और यह भी ध्यान रखना, यही लिखवा दे रही हूं, स्वतंत्रता के समय गांधी जी आईएनसी के सदस्य नहीं थे। आईएनसी के सदस्य नहीं थे। ये गांधी जी के बारे में जानकारी है। अब मैं आपको बता देती हूँ गोली क्यों मारी थी। बेटा इनको गांधी जी के विचार पसंद नहीं थे, ये गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। इनको ये लगता था कि गांधी जी ने हमेशा मुस्लिम्स को फेवर किया है, तो इनकी अपनी विचारधाराएं हैं और गांधी जी की अपनी विचारधाराएं थी। सारा गेम विचारधाराओं का ही है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि इन्होंने आए और एकदम गांधी जी को गोली मार दी, फालतू में गोली मार दी, ऐसा नहीं है। तो गोली क्यों मारी थी? क्योंकि ये गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। आप नाथूराम गोडसे जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने अपने जो हैं अपने विचार दिए हैं कि मैं गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं था। इवन ये कहा गया था कि गांधी जी ने ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान मत बनाओ। नाथूराम गोडसे जी जो कहते हैं कि इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान मत बनाओ, भले ही मोहम्मद अली जिन्ना को पूरे भारत की जिम्मेदारी दे दो। तो नाथूराम गोडसे जी को इनके विचार पसंद नहीं थे, इनकी चीजें पसंद नहीं थी। ये जिम्मेदार मानते थे, इन्हें ये लगता था कि इन्होंने हमेशा मुस्लिम्स का फेवर किया है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं तो ये चाहता था कि भारत से अलग पाकिस्तान न बने। तो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो कहते हैं गांधी जी को हम नहीं मानते। आप पहले गांधी को पढ़ो। बेटा गांधी जी खुद अपने आप में एक इतिहास है। आप क्या करते हो कि सुनते हो और सुनने के बाद में अपनी विचारधारा बना लेते हो। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ, तर्कशील बनो। पहले तर्क वितर्क करो चीजों में। नाथूराम गोडसे जी को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कौन सही था कौन गलत था। भाई किसी की भी विचारधाराओं से हर कोई सहमत नहीं हो सकता है। क्या हम सबकी विचारधाराओं से सहमत होते हैं? नहीं होते। कई बार तो हम अपने घर में अपने माता पिता के विचारों से सहमत नहीं होते हैं और हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो नाथूराम गोडसे जी ने इन्हें मारा था तो उसके पीछे कारण था इनके विचार और उनके विचारों में अंतर। ठीक है, अब आप आगे आप देखिए यहां पर, जैसे भारत तो आजाद हो चुका है, आपको मैं बता चुकी हूं। अब अगर मैं बात करती हूं बच्चे, तो आप एक चीज और देखना है यहां पर, जैसे देसी रियासतें। तो बेटा जो आपका यहां तक खत्म हो गया, मैं नीचे से लिख रही हूं। 1947 का जो अधिनियम आया था, एक्ट ऑफ 1947, इसमें कहा था कि जो देसी रियासतें हैं वो आपकी या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या फिर वो भारत में शामिल हो सकती हैं, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। ये इस एक्ट में कहा गया था। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि जो देसी रियासतों की संख्या थी, देसी रियासतों को कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। और ये इनकी कई जगह लिखेगी 552 और कई जगह लिखे मिलेगी 565। मैम हम कौन सा माने? तो बेटा जी 552 को ज्यादा माना जाता है। अब इनमें से जो 549 थी, और अगर उसके हिसाब से देखूं तो 562 थी, इनका तो कर लिया गया था विलय भारत में। विलय कर लिया था भारत में। और विलय करने में किसने मेन भूमिका निभाई थी? इसमें मेन रोल प्ले किया था, मुख्य भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिन्हें आप कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
बाकी देसी रियासतों का तो विलय हो गया, लेकिन जो 3 थी, जिसमें एक हैदराबाद थी, एक बेटा जी जूनागढ़ थी, और एक था जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, हैदराबाद में चलाया गया ऑपरेशन पोलो, भारत की सेना के द्वारा, और इसका ऑपरेशन पोलो के तहत विलय किया गया। जूनागढ़ में कराया गया जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह मतलब जनता का मत, और जनता के मत को जानते हुए प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं, बेटा मैंने दोनों लिख रखे हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा है कि मैंने कहा कुछ किताबों में ये संख्या है और कुछ किताबों में ये, लेकिन हम मानेंगे ये, क्योंकि 552 को ही वैलिड माना जाता है। अब मैं 552 के हिसाब से देखूं तो 549 को मर्ज कर लिया था, और 565 के हिसाब से देखूं तो 562 को मर्ज कर लिया था। मैं दोनों का बता रही हूं, समझ आया? तो 5 आप मुझे बताओ कि 552 में से मैं 3 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा? मैम यहाँ पे 549 ही तो बचेगा, और 565 में से 3 को माइनस करूंगी तो कितना बचेगा? 562 ही तो बचेगा। आप समझ ही नहीं रहे हो मैंने क्या लिखा है। जूनागढ़ क्या है? देसी रियासत थी। हैदराबाद क्या था? देसी रियासत थी। जम्मू कश्मीर क्या था? देसी रियासत थी। यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। तो आप 552 को वैलिड मानो, लेकिन अगर 552 ऑप्शन में नहीं आया तो मैम आपने तो फिर बताया ही नहीं कि 565 भी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो इसीलिए दोनों डेटा आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? आप कहोगे कि मैम हैदराबाद में, और ऑपरेशन पोलो चलाकर इसका विलय किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? सितंबर 1948 में। और जूनागढ़ में करा गया था जनमत संग्रह, मतलब जनता का मत लिया गया, तो उसका विलय। अब बचा बेटा जी जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का जब हम विलय करने की बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे राजा था हरि सिंह जी। यहाँ पे राजा कौन थे? हरि सिंह जी। अब यहाँ पे क्या हुआ? पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर में। अब राजा हरि सिंह जी गए भागते भागते हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास मदद मांगने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम आपको मदद देंगे, लेकिन आपको हमारे पास जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि आप कश्मीर को भारत में शामिल करो। अब राजा हरि सिंह जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उन्होंने तो सिग्नेचर कर दिए और भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ भी दिया बाहर। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पाकिस्तान को जैसी पता चला कि जम्मू कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो पाकिस्तान कहने लगा मैं मानता ही नहीं हूं, मैं इस चीज को मानूंगा ही नहीं, कश्मीर तो हमारा है। और नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में, और ये मुद्दा आज तक यूएनओ में पड़ा हुआ है। आज तक इसका समाधान नहीं है, लेकिन कश्मीर किसका है? भारत का ही है। क्योंकि पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसको रहने के लिए भी जमीन किसने दी है? भारत ने दी है। तो ये था देसी रियासतों का मुद्दा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से देसी रियासतों का विलय भारत में हुआ है। इनका मेन रोल था इसमें, इसीलिए इन्हें कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। ठीक है, अब आपका फिर से एक नया, जो आपका नया नहीं कहेंगे, डेली का प्रश्न, कोर्स कब खत्म होगा? चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या बचा है। बेटा अब आपके बचे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ाना है, मतलब आजाद हिंद फौज। आपको पढ़ाना है विजयनगर साम्राज्य, और आपको पढ़ाना है बहमनी साम्राज्य। मेरी तरफ से तो इतना ही है, यानी 3 दिन की क्लास में मैम आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जी हाँ, 3 दिन क्या, अगर 1.5 घंटे की क्लास होगी तो 2 दिन में ये टॉपिक खत्म, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे फिनिश। लेकिन आपका क्या है? आपका कहना है कि मैम हमें प्लीज सिख साम्राज्य भी पढ़ा दीजिए, तो सिख साम्राज्य भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है बच्चों, आज तो मजा आ गया। अगर आपका कोई और भी डाउट है, जो आपको नहीं पता, जो आपके क्वेश्चंस में है लेकिन पूछा नहीं गया, और एक और चीज ध्यान रखना
कि मैं जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, अगर कोई चीज ऐसी है जो हमारी हिस्ट्री में छूट गई है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है, तो वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डेली का क्वेश्चन होता है। तो डेली के क्वेश्चन का आंसर ये है। अब कितने दिन की क्लास बची है? एक एक दिन के टॉपिक हैं। मैम मात्र 3-4 दिन हमारे सिलेबस में लगेंगे, और मैंने आपसे कहा था मंडे नहीं आएगा। मंडे कहाँ, थर्सडे फ्राइडे तक फ्री हो जाएंगे हम। ठीक है, तो ये आपकी एक दिन की ये क्लास है, एक दिन की ये क्लास है, एक दिन की ये है, एक दिन की ये है, खत्म। 4 दिन चाहिए, और उसमें भी अगर 1.5 घंटे क्लास हो गई तो 4 दिन नहीं चाहिए, सिर्फ मात्र 3 दिन चाहिए, क्योंकि ये तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आप बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप फ्री हो जाएंगे थर्सडे फ्राइडे तक। या मैं कोशिश पूरी यही है कि थर्सडे तक खत्म हो जाए आपका सिलेबस। हाँ, याद आएगी तुम्हें, मुझे भी बहुत याद आएगी कि तुमने कितना परेशान किया है। चलो, ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ मजाक के लिए हैं। सच में बहुत याद आती है बच्चों की, क्योंकि हम डेली जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, 1 मिनट रुक जाना बस। एक आपने सुना होगा कि जो ये आपका होता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, तो किसने किया था? इसके लिए कौन सा कमीशन? रेड क्लिफ कमीशन। तो ये आपको पता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई है वो किसने की थी? रेड क्लिफ ने। इतना आप लिख लेना अपने नोट्स में कि रेड क्लिफ कमीशन ने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया था, इसीलिए उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।